डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है एक मेजर वैकेंसी आई हुई है ईएसआईसी फार्मासिस्ट की, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 2019 में पिछली आई थी और अभी 2023 में वैकेंसी आई है। ऑन गोइंग फॉर्म आ रहा है, उम्मीद करो कि आप भर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भरा है राइट नाउ प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, क्योंकि बी फार्मा और डिप्लोमा विथ फ्रेशर कैंडिडेट्स एवरीबडी इज एलिजिबल। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए इसको। मैं एक वीडियो अभी जो बनाया हुआ था आप देखेंगे, उसमें भर भर के कमेंट था उस वीडियो में कि सर सिलेबस का नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये मैंने वीडियो बनाया, आप देखेंगे 10-12 हज़ार लोगों ने इसको देखा हुआ है। इधर पे आप कमेंट पढ़ोगे ना, सर सिलेबस क्या है, सर सिलेबस क्या है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया है थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अभी मैं उसी के हिसाब से वीडियो को आपको दे रहा हूं, ठीक है। सो मेन कंसर्न क्या था कि सिलेबस क्या है सर। जनरल एप्टीट्यूड में था तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड के लिए ला दिया, अभी आप एक वीडियो और देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। लेकिन फार्मेसी के सिलेबस को लेकर तगड़ा कंफ्यूजन है। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ तो मैंने इधर पे कर दिया, कैसे पढ़ना है। 1 महीने की प्रिपरेशन में आप कर सकते हो, एब्सोल्युटली इट्स पॉसिबल। आपके पास सारा प्रॉपरली कंटेंट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो आज देखते हैं हम लोग क्या स्मार्ट सिलेबस है। तो मैंने सिलेबस को जब देखा, सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया डिप्लोमा होती है, तो सिलेबस हमेशा डिप्लोमा बेस्ड ही होता है। सिलेबस इज ऑलवेज डिप्लोमा बेस्ड। लेकिन चूंकि एलिजिबिलिटी बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी सब है, तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग बी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बी फार्मा के कैंडिडेट हैं, उनका सिलेबस वही है डिप्लोमा बी फार्मा का, केवल डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक। तो आपका दोनों का एक कॉमन सिलेबस होने वाला है, ठीक है। उस सिलेबस में, उसमें से भी मैंने एक स्मार्टली सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, एंड आई एम 110% श्योर दिस सिलेबस इज गोइंग टू वर्क विथ यू, ठीक है। उसमें एनालिसिस करेंगे कैसे सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, पिछले साल क्या क्या आए हुए थे, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो आज जो मैंने चुना है, ये पूरी सीरीज में ले आने वाला हूं, ताकि आपकी हर बारीक पहलू पर मैं बात कर सकूं, ठीक है। केवल ऐसे ला के बता के व्यूज़ पाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आपका जो एम है ना, वो क्लैरिटी देना, वो इस वीडियो में आपको दिखेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहां मैंने क्या थंबनेल आपको दिख रहा होगा आइडिया में, थोड़ा सा इधर थंबनेल क्या बोले, इधर तो स्लाइड ही आपको दिख रही होगी। क्या सामने लिखा हुआ है कि टिप्स टू क्रैक ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। तो उस टिप्स में एक हिस्सा सिलेबस को अच्छे से जानना, सिलेबस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यस, एब्सोल्युटली इट्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद दिस ईएसआईसी फार्मासिस्ट वैकेंसी। लेकिन आप इसे सफदरजंग हॉस्पिटल वैकेंसी में, अभी अपकमिंग आरआरबी, जितनी भी वैकेंसीज है, सीजीएचएस, इन सब में यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सब का ऑलमोस्ट सिलेबस इज गोइंग टू बी कॉमन। केवल पैटर्न चेंज होता है। इस बार ईएसआईसी का पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, 150 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 100 क्वेश्चन 150 मार्क का हो गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन 100 मार्क का फार्मा होगा, उधर 50 क्वेश्चन इधर, तो फार्मा नॉन फार्मा दोनों हैं ये सारी चीज़ें। हमारे पास एक संकल्प बैच भी है, बहुत ही स्मार्टली हमने डिज़ाइन किया, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी पहले वीडियो के बारे में बात कर लेता हूं। तो मैं कोर्स के बारे में सबसे लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि इधर पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 999 के ऑफर में पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग है, जीएस और नॉन फार्मा दोनों को, जीएस और फार्मा दोनों को मिला के। तो ये वीडियो आपका जो है एक्सक्लूसिव फॉर ईएसआईसी फार्मासिस्ट स्टूडेंट। लेकिन इसको आप ईएसआईसी, सीजीएचएस, आरआरबी, डीट्रिपल एंड अदर एग्जामिनेशन, चाहे वो सफदरजंग की हो, सबके लिए आप यूज कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू वर्क विथ यू। सो वी आर गोइंग टू हियर डिस्कस अबाउट द स्मार्ट सिलेबस, एंड आई एम, ट्रस्ट मी, आई एम 110% assuring you this syllabus is going to change, you can say this is going to change, this is going to make a huge difference, you can say, ओके। कैसे डिजाइन किया जाता है जरा वो सिलेबस, इतनी बारीकी से कोई बात नहीं करेगा। आप देखोगे जब पीसीआई का लेटेस्ट सिलेबस जो 2021 में नोटिफाई किया है डिप्लोमा का, उसमें कुछ कॉम्पिटेंसीज एक्सपेक्टेड है। जब आप एज ए फार्मासिस्ट चुने जाते हो तो आपसे कुछ क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है।
ये उसी तरीके से है जैसे आप किसी ज़िले का डीएम बनते हो, किसी ज़िले के राजा बन रहे हो आप, तो आपसे लीडरशिप चाहिए होगी, आपसे फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए होगी, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग चाहिए होगी, पेशेंस लेवल चाहिए होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर चाहिए होगा, एक लीडरशिप स्किल चाहिए होगी। सर्टेन क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पोस्ट। सो फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट कुछ क्वालिटीज कुछ चाहिए आपको। वो कौन कौन सी क्वालिटी है कि भाई आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज योर मेन फंक्शन इज नॉट टू प्रिस्क्राइब, योर मेन फंक्शन इज टू डिस्पेंस द मेडिसिन। ओके, सो अपने रोल को समझिए। ठीक, इधर पे पेशेंट काउंसलिंग आपको अवेयर करना होता है। जो फार्मासिस्ट योर मेन रोल इज इन अवेयरिंग द सोसाइटी। अभी मैं स्मार्ट सिलेबस पे आ रहा हूँ, थोड़ा आपको डीप बताता हूँ कि कैसे ये सिलेबस डिजाइन किया जाता है, क्यों फार्मासिस्ट में यही सब पूछा जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी, बिकॉज इफ यू आर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो आपको हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट पीडीड करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशंस, और आप देखिए एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशन, ये देखिए टिक लगा हुआ ना, ये देखिए अलग अलग सब्जेक्ट जो कि एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशंस आप देख रहे हैं। चाहे इस तरीके से मैच कर लीजिए, चाहे आप वर्टिकली मैच कर लीजिए। कॉम्पिटेंसीज देखिए इधर पे है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टिक वाला, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे फार्माकोलॉजी इज द बैकबोन सब्जेक्ट। केवल फार्माकोलॉजी पढ़ने नहीं सब्जेक्ट होगा, लेकिन फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको उधर एक्सपर्टीज इन मेडिसिन, प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, बोले तो सूटिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी एज ए फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। यहीं से समझ में आता है कि आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला। आपसे फार्माकोलॉजी दबा के पूछी जाने वाली है, आपसे सूटिक्स बहुत दबा के पूछा जाने वाला है, कोग्नोसी दबा के पूछा जाने वाला है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी दबा के पूछा जाने वाला, आपसे जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाने वाला। दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट। बट ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, एक नंबर से लिस्ट के अंदर, एक नंबर से लिस्ट से बाहर। आप किसी पोर्शन को स्किप मत करिए, आई वुड नॉट एडवाइज। मैक्सिमम सिलेबस कवरेज के साथ एग्जाम में बैठिए, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ट्रस्ट करके बैठिए, 110% सिलेक्शन होगा। आप अगर अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप क्वालिटी, इधर पे आप देखेंगे इसका बहुत कम कॉम्पिटिशन मैच कर रही थी। इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके कम पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। डिलीवर प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, देखिए यहाँ पर मैचिंग है, तो आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इधर देखने को मिलेगा। एससीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं और एससीपी ना पढ़ के जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिसेस, देखिए कुछ कॉम्पिटेंसीज आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है। इधर सिलेबस देखो क्या क्या एक फार्मेसी से, एक फार्मासिस्ट से एक्सपेक्टेड है, पीसीआई ने क्लियर किया है, लेकिन कभी किसी ने इस लेवल पे शायद ही आपको वीडियो दिया हो। सबका बस खाली व्यूज है, फटाफट वीडियोज लाएं, शॉर्ट बनाएं और जल्दी से व्यूज मिल जाए। इधर पे सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखिए तो आपको अपडेटेड चीज़ें, रिसेंट टेक्नोलॉजीज, रिसेंट एडवांसमेंट इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, बिकॉज यू नीड टू बी अपडेटेड, यू आर ए फार्मासिस्ट। अब सोच के देखिए कि कोविड-19 आया और अगर डॉक्टर अपडेटेड ना हो तो कैसे ट्रीट करेंगे कोविड-19 को। सो इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए देखेंगे आप डिफरेंट सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा डिप्लोमा का आपका पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉम्पिटेंसीज आपसे एक्सपेक्टेड है। अभी समझ में आया डीप की सिलेबस क्यों इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्यों हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए अब याद रखिए कि जो आपको पढ़ाई करनी है, दीज आर द की सब्जेक्ट्स, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं याद दिला दूं आपको, जीपैट के एग्जाम से फार्मासिस्ट के एग्जाम को बिल्कुल तुलना मत करिए। जीपैट का जो एग्जाम होता है वो आपका नॉलेज चेक करता है, हायर स्टडीज के लिए होता है, तो उधर पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इधर पे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का डेडली कॉम्बिनेशन होता है। खाली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे काम नहीं होगा, खाली फैक्ट पढ़ेंगे काम नहीं होगा। तो दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट्स, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। समझ गए आप। तो आप देखिए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, और इसको समझने के लिए हैक को समझना बहुत जरूरी है, बॉडी सिस्टम को। सो फार्माकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, दूसरा है फार्मास्यूटिक्स एंड एचईसीपी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी काम करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स आपका वही फॉर्मुलेशन वाला, सो कोलॉजी फार्मास्यूटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
कोग्नोसी, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं तो यू नीड टू डील विद दिस हर्बल क्रूड ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स। इधर पे यू नीड टू ऑल्सो डील विथ लीगैलिटी प्रैक्टिस, सो जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा कम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, क्या डोज है उसकी, क्या ब्रांड नेम है, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपसे टाइट्रेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सब बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, आपको रिपोर्ट वगैरह थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, पैथोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, रिपोर्ट, ठीक है। जैसे आपके पास कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल का अगर आ गया आपके पास पूरा, तो आपको समझ में आना चाहिए कितना, ठीक है। ये सारी चीज़ें। CBC टेस्ट आपने सुना होगा, DSBM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एज ए फार्मासिस्ट आप स्टोर रन करते हो, फार्मेसी रन करते हो, उसको मैनेज कैसे करने वाले हो, कैसे इन्वेंट्री आएंगी, कैसे जाएंगी, कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, कैसे बजट मेंटेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपको बताया है मैंने, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सूटिक्स, कोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन फोकस इन सब पे थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, क्योंकि इनका वेटेज अक्सर ज़्यादा आपको फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, खास करके SIC हो, चाहे CGHS हो, चाहे RRB हो, चाहे सफदरजंग हो, कोई भी हॉस्पिटल का हो, ठीक है। चलिए, तो ये की सब्जेक्ट पढ़ना है। सिलेबस को अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, लेवल क्या रहने वाला है। डिप्लोमा के बच्चों की शिकायत अलग रहती है, सर इतना हाई फाई हम कैसे पढ़ेंगे। भाई साहब, आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। B फार्मा भी बैठ रहा है, M फार्मा भी बैठ रहा है, आपको यकीन नहीं है PhD कैंडिडेट्स आर आल्सो अपेयरिंग फॉर दिस। सबको नौकरी चाहिए, एवरीबडी वांट्स अ स्टेबल एंड पीसफुल लाइफ, ठीक है। चलिए, तो स्मार्ट सिलेबस जो हम इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले एक एक करके, क्योंकि सारा अगर ले आऊँगा तो वो तो व्यूज़ पाने का मकसद है, खटा ये ऐसे करके, लेकिन बारीकी बहुत बताना ज़रूरी है, तभी आप। तो आज इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि फार्माकोलॉजी के स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे है, आपके अप्रोच को चेंज करने वाला हूँ मैं आज, ठीक है। फार्माकोलॉजी, तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्मार्ट सिलेबस फॉर द फार्माकोलॉजी। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले समझ पाते हैं कि सर बुक्स और रिसोर्सेज क्या है। साहब, बुक KD त्रिपाठी जी की आप सभी को पता है, बेस्ट है पूरे इंडिया में, उसका तोड़ नहीं है अभी तक कोई, सबसे बेस्ट बुक है। MBBS हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे हम सब हो, एवरीबडी। बाकी डिप्लोमा के बच्चे N मुर्गेस साहब की किताब पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक, लेकिन दीज बुक्स आर द स्टैंडर्ड बुक्स, और सिलेक्शन लेना है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। वो एक फार्मासिस्ट की पतली बुक की, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, एक पतली बुक आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, आपको सपोर्टिव मटेरियल लेना पड़ेगा। वो हेल्प जरूर कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, आपके सिलेक्शन को आसान बना सकती, लेकिन सिलेक्शन नहीं दिला सकती। तो आपको स्टैंडर्ड किताब पढ़ना ही पड़ेगा। 2 साल का डिप्लोमा का सिलेबस एक पतली सी बुक में आपको बना के दे दूं मैं, या मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, क्या वो सिलेक्शन हो पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो कौन से स्टैंडर्ड किताबें हैं? KD त्रिपाठी साहब की बुक है, और उसके अलावा N मुर्गेस साहब की किताब है, आप इसको पढ़िए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट सोर्स। लिमिटेड सोर्सेज रखिए, बार बार रिवीजन करिए, दैट इज द सिंपल मंत्र फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, जो हमने संकल्प बैच में दिया हुआ है वो सब KD त्रिपाठी की है, लिपिन कॉट की बुक के रेफरेंसेज हैं, उसके अलावा गुडमैन गिलमैन है। वेरी स्टैंडर्ड नोट्स वी हैव गिवन, ट्रस्ट मी। चलिए, स्मार्ट सिलेबस कोलॉजी के साथ पढ़ना कैसे है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे इट्स ऑल अबाउट ड्रग्स, कैसे बॉडी पे काम कर रही हैं ड्रग्स। हमने पैरासीटामोल खाया, कैसे वो काम कर रही है बॉडी सिस्टम पे, वो अपन को देखना है। फार्माकोडायनेमिक्स, कोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो वो दवाई असर करती बॉडी। सपोज मुझे बुखार आ रहा है तो दवाई खाया, बुखार उतर गया, इट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन मेरी बॉडी ने कैसे उसको ऑब्जॉर्व किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटाबोलाइज किया, एक्सक्रीट आउट किया, दैट इज कॉल्ड एज ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार्माकोलॉजी में आप काइनेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों का रोल देखेंगे, बट डोमिनेंट रोल इज ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। जब भी आप किसी ड्रग को पढ़िए, उस ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़िए। एक पैटर्न आप समझा रहा हूं आपको।
उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्लासिफिकेशन आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा। छोटी सी बुक है ना के.डी. त्रिपाठी जी की, उधर पे उस बुक से भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक, तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी जो मैंने कोर्स अंकल बैच दिया है वो सक्षम है आपका सिलेक्शन दिलाने में। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ते तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप जब मेरे से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज मेरे बराबर होगा या मेरे कम होगा। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, कभी कोई कोचिंग वाला ऐसे बात नहीं करता है। ठीक है, एंड आई एम नॉट अ कोचिंग पर्सन। आपके ही बीच का उभरा हुआ एक एस्पिरेंट हूँ जो कभी सेलेक्ट हुआ, कभी नहीं सेलेक्ट हुआ, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। उस 10 साल के अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा SIC का जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो DI क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस रहा है, नाइपर का हूँ तो GPAT नाइपर का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके साथ साथ एक ऐसा मेंटर जिसको सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, वो आपको GS में दिखता होगा। ज़बरदस्त GS पढ़ाता हूँ मैं, ज़बरदस्त। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, ये तो घमंड वाली बात है, बट ट्रस्ट में ज़बरदस्त GS पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 30% कोलोजी का काम हो गया। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हर क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है उसके बारे में पूरा डिटेल, अबाउट ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका साइड इफेक्ट्स, उसका एप्लीकेशन, सब कुछ पढ़ लेना है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ड्रग है। ठीक है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप पढ़ रहे हो, निफेडिपिन के बारे में अच्छे से पढ़ो। सारी जितने ड्रग है लगभग नियर अबाउट सब कुछ सेम उनका होने वाला है, तभी तो उनको सेम क्लास में रखा गया है। फिर उसके बाद साइड इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें। तो किसी भी ड्रग को आप पढ़िए, ड्रग पढ़िए, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़िए, उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग के बारे में डिटेल अच्छे से देख लीजिए, साइड इफेक्ट के बारे में जानिए, उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में अच्छे से जानिए आप। ठीक है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई स्पेसिफिक है, एक लिस्ट बनाइए आप ड्रग ऑफ चॉइस की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पैरामीटर है जिस पे आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं। उसके अलावा एक और लिस्ट बनाइए इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। सिंड्रोम बेस्ड पूछा जाता है, फैनकोनी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ, बड़ा घिटा पिटा क्वेश्चन सा है, फार्मासिस्ट में खूब पूछा जाता है। ड्रग्स एंड एक्टिव मेटाबोलाइट्स, के.डी. त्रिपाठी जी की बुक है, पूरा देखना है, चार्ट दिया हुआ, उधर से वो चार्ट से ले लेना के। पॉइजनिंग एंड मेटाबोलाइट्स, यू आर ए फार्मासिस्ट, तो आपको पॉइजनिंग के केसेस भी डील करने होते, किस पॉइजन में कौन सा एंटीडोट देंगे, पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करेंगे, आपको आना चाहिए। ड्रिप लगाने, ट्रीट करने के अलावा आपको आना चाहिए, डिस्पेंस करने के अलावा सारी चीज़ें। तो इथेनॉल मिथेनॉल की पॉइजनिंग देखेंगे, पेस्टिसाइड किसी ने खा लिया उसकी पॉइजनिंग देख लेंगे, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग, ये सब, स्नेक बाइटिंग, बर्न, ये सब ट्रीट करने का तरीका आपको आना चाहिए बीइंग एज ए फार्मासिस्ट। सपोर्ट सिस्टम है आप। डोजेज ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत से इंपॉर्टेंट ड्रग जैसे मैंने कुछ लिख दिया, अमीकासिन, रिफाम्पिसिन, डायजेपाम, आप देखेंगे पिछले साल के सवालों में इन सब के बारे में पूछा गया। आप कहोगे सर ये बताइए इतनी सारी ड्रग है, किसकी किसकी डोज रट्टा मारेंगे। तो आप जब फार्मासिस्ट के तौर पर आप एज्यूम करिए कि जब फार्मासिस्ट के तौर पर आप काउंटर पे बैठेंगे, चाहे हॉस्पिटल में चाहे कम्युनिटी फार्मासिस्ट पे, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलेगा। डायबिटीज देखने को मिलेगा, BP देखने को मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगा, सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगा, यही सब तो देखने को मिलेगी। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, उनकी डोज आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैंने दे दिया, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, जो भी ड्रग पढ़ेंगे उस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग, उसका साइड इफेक्ट, और वो ड्रग कहां पर किस बीमारी में ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके साथ हम कुछ लिस्टिंग कर लेंगे एक एक पन्ने पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टार्टिंग विद दिस जनरल फार्माकोलॉजी। तो एक आप देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी वाला टॉपिक है और एक पूरा मेन कंटेंट है ड्रग्स का, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी में हमेशा आपको कॉन्सेप्ट फार्माकोडायनेमिक्स का पता होना चाहिए, बेसिक। उसके साथ साथ ADME का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आप कहेंगे साहब इतना डिटेल पढ़ेंगे तो कैसे कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका होता है सिलेक्शन लेने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में हो जाना है। तो जब आपके पास ऐसा मेंटर जिसको ESIC का एक्सपीरियंस है, जिसको DI का एक्सपीरियंस है, जिसको नाइपर का एक्सपीरियंस है, जिसको 10 साल का अनुभव है, जिसको सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, यूज दैट एक्सपीरियंस। हमेशा अपनी गलती करके नहीं सीखने का टाइम होता है, दोमने वाले की गलती। अगर मैंने कोई गलती की है, सीखा है, उसके अनुभव का यूज करिए। तो जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है वो सब कुछ आपको मिल रहा है। 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस पॉसिबल है। ये जो कॉलेज आपको देखने में बड़ी बड़ी सी लग रही होगी ना, ढेर सारा सिलेबस, आपके पास क्वालिटी मटेरियल, प्रिसाइज मटेरियल होगा ना, डेफिनेटली आप इसको हफ्ते 10 दिन में कर लेंगे।
ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू हफ्ते 10 दिन में आप पढ़ लेंगे इसको, कोलोजी को। तो फार्माकोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। फार्माकोकाइनेटिक्स बोले तो ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप एज ए फार्मासिस्ट हैं तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा रूट में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब दिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, सबलिंगुअली दी जा रही है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, कौन सी दवा किस रूट से दी जा रही है। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इवेंट में दोनों में डिफरेंस आपका पता होना चाहिए, कौन डोज पे होता है, कौन डोज पे नहीं होता, ये सब थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एफिनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस एंड टैकीफाइलेक्सिस किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ADME का कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस कर लिया। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, उसको निर्धारित कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन रिसेप्टर्स। क्योंकि दवा जब आप दोगे, जैसे बुखार की दवा मैंने खाई तो वो बुखार ही क्यों उतार रही है, इट मीन्स कि देयर इज ए सर्टेन रिसेप्टर्स जहाँ पर वो बाइंड कर रही है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन से घूमी घूमी करके जाके उधर पे बाइंड कर रही है, तब जाके वो काम कर रही है रिसेप्टर पे। सो रिसेप्टर बाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए अभी स्मार्ट सिलेबस कंटिन्यू है। अब देखिए, ये तो जनरल फार्माकोलॉजी वाले सेक्शन है, इतना आप पढ़िए। स्मार्ट सिलेबस मैंने इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि अगर इतना आपने मिनिमम पढ़ लिया, आई कैन अश्योर यू, यू विल बी इन द लिस्ट। क्योंकि ये मेरे पिछले 10 साल का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करके लाया हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस करके लाया हूँ, एंड आई एम 110% श्योर दिस सिलेबस इज गोइंग टू वर्क विथ यू। तो एक एक सीरीज आती जाएगी, सूटिक्स की, कोलोजी की, कोग्नोसी की, इस तरीके से आती जाएगी। आप सारे सीरीज को अच्छे से देखिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत सारे मैंने 1 शॉट वीडियोज़ डाले हुए हैं, वो टॉपिक आप केवल एक वीडियो में पढ़ सकते हैं। पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना, 2 घंटे की वीडियो डालिए, पूरी हिस्ट्री आप एक वीडियो में पढ़ लीजिए, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू एवरीथिंग। लेकिन यूट्यूब के लिमिटेशंस, हम नोट्स टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते, तो इधर इसीलिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए, तो आप पढ़िए PNS ड्रग, CNS ड्रग और सीवेज ड्रग और हार्मोन, ये 4 कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साहब आपने तो फटाक से एक लाइन में बोल दिया, लेकिन उसमें यू नीड टू बी सिलेक्टिव। PNS में आप देखेंगे कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एडनर्जिक, एंटी एनर्जिक। फिर एक चार्ट बनाइए, कौन सा अल्फा एगोनिस्ट है, कौन सा अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर, कौन सा अल्फा 2, इस तरीके का चार्ट एक क्लास में बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। CNS ड्रग्स में आप जनरल एनेस्थेटिक्स वगैरह, साइकोटिक ड्रग्स वगैरह, ये सारे जितने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह, ये सब आप अच्छे से पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को पढ़िए। CVS में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजिनल ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, ये सब जो है आप थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए। सो ये सेलेक्टेड टॉपिक्स को सेलेक्टेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खुद कर रहे हो तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे ये सब किया हुआ आपको मिलेगा। केवल ऐप आपको खोलना है, पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू यूज़ माई एक्सपीरियंस। यही वो टाइम है जब आपको सही मेंटर का सही टाइम पर इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम यूजिंग इस्तेमाल वर्ड, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो देखने को मिलेगा। सर इतनी सारी फार्माकोलॉजी सब कैसे पढ़ेंगे? तो उसमें से इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा कि आप एज ए फार्मासिस्ट जब डील करते हैं तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज है देखना पड़ेगा, किस किस तरीके के पेशेंट। तो आप देखोगे सर्दी खांसी जुकाम वाले पेशेंट आएंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखोगे माइग्रेन वाले पेशेंट आएंगे, कहेंगे सब हड्डी में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है, मसल पेन वाले पेशेंट देखने को मिलेगा। आजकल ART सेंटर बना हुआ है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ART सेंटर आपके जिला अस्पताल को भी बना दिया गया है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी ART सेंटर बना दिया गया है। फ्री में दवाई इलाज टेस्ट सब कुछ होता है HIV पेशेंट का। एंटी फंगल ड्रग आप देखो कॉमन थोड़ा सा होगा, फंगल इन्फेक्शन लोगों का तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, सीडेटिव्स है, मिटोटिक्स। इतना ज़्यादा टेंशन हो चुका है, लोगों को नींद नहीं आ रही ढंग से, इधर पे सीडेटिव मिटोटिक्स की बात है। बाकी NSAIDs आप देखोगे, बुखार दर्द वाली दवाई थी तो नॉर्मल है, सभी खाते हैं, तो इधर पे पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एंटी डिप्रेसेंट आजकल कोविड के बाद आप एक अलग ट्रेंड देखोगे, ठीक है। कहते हैं गाँवों में डिप्रेशन सब जगह होता है भाई साहब, डिप्रेशन सबको टेंशन है। एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी एंजिनल, एंटी हाइपरलिपिडेमिक,
उसके साथ साथ ड्रग इंटरेक्शन का एक चार्ट आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन का एक चार्ट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे। फिर आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल का, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहोगे सर हम तो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसी चीज़ के लिए मेरा एक्सपर्टीज यूज़ करिए, ठीक है। अभी लास्ट में आपको कोर्स के बारे में बताना और कोलोजी पढ़ते कैसे हैं वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और ट्रेंड देखा गया कि रिंगर सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब ना जो पूछा जाता है, कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। एंटी माइक्रोबियल वाला पूरा सेक्शन आप देखोगे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, चाहे उसमें पेनिसिलिन हो, सिफाइलोस्पोरिन्स हो, मोनोबैक्टम्स हो, कार्बोपिनम्स हो, पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन सबसे ज़्यादा आपको यूज़, सिफैक्जिन वगैरह आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। सल्फोनामाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। टीवी के केसेस बहुत आते हैं, आपने देखा होगा सरकार ने वो स्कीम भी चलाई हुई है कि एंड टीवी बाई 2025, ठीक है, 2025 तक टीवी मुक्त भारत करने का। तो हॉस्पिटल में आप देखोगे टीवी के पेशेंट पहुंचते, फ्री में इलाज होता है, जांच होती है, 500 रुपये उल्टा और पेशेंट को दिया जाता है मेंटेन करने के लिए। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एंटी मलेरियल, मलेरिया के केसेस गाँव में वगैरह में होते हैं। और अजय फार्मासिस्ट आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आपको पता रहे। बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ पहुंचती हैं कि भाई कौन सा दवा दिया जाए, कौन सा नहीं दिया जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा सेफ है, क्योंकि बहुत कम ही लिमिटेड स्टडी है। डॉक्टर्स पहले स्टार्टिंग 3 महीने में दवा देने में हिचकते हैं, क्योंकि उधर पे वो ना टेराटोजेनिसिटी कर सकता है, कुछ भी पता नहीं, उसका हाथ पैर नाक कान कुछ भी गड़बड़ा सकता है, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के दवाई दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जैसे वैक्सीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि रिसेंट आपसे क्या बोला गया कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्यूचर हैं। कोई भी ऐसी बीमारी हो, आप सुनते होंगे 16 करोड़ का इंजेक्शन, तो वो इधर ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, वो रेयर डिसीजेस के लिए है, ये ऑर्फन ड्रग्स हैं। सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑर्फन ड्रग्स नहीं होती, लेकिन मोस्टली ऑर्फन ड्रग्स होती हैं, ये आपको महंगी मिलती हैं। ये स्टोरेज कंडीशंस इन सब वैक्सीन्स की, क्योंकि हॉस्पिटल में आप रहेंगे फार्मासिस्ट, तो स्टोरेज कंडीशन भी आपको पता होना है, क्योंकि वैक्सीन्स की एफिकेसी डिपेंड करती है, इंटीग्रिटी डिपेंड करती है स्टोरेज कंडीशंस पे। ये सब सारे टॉपिक्स हैं, समझ गए आप। तो कोलोजी में आप इतना करिए, खुद से कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इधर पे मैं हूँ बैठा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि इतने साल बाद जब वैकेंसी आई है तो कोई चांस मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए, सही मेंटर चूज़ करिए। कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म मुँह उठा के नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बात पैसे की नहीं है। ये प्लेटफॉर्म 3 चीज़ों पे काम कर रहा है, क्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे और इंटरेस्ट। आप 12 बजे रात को भी फ़ोन करेंगे तो भी आपका फ़ोन का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पर्सनल टाइम को थोड़ा छोड़िए, बट फिर भी आप फ़ोन करेंगे तो भी रिसीव किया जाएगा, बात की जाती है आपका समस्या। क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिलने वाली, प्राइसेस 999, 1999, इस तरीके के प्राइसेस हमने रखे हुए। 999 में संकल्प बैच आप देखेंगे, पूरे इंडिया में सबसे टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ज़बरदस्त है। उस क्वालिटी का आप चाहे 2000 का कोर्स कर लीजिए, 5000 का, उस क्वालिटी का मैच आपको नहीं मिलने वाला, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो ये पूरा सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ठहर जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी सिलेबस को आप फॉलो करिए, कोलोजी आपकी ज़बरदस्त होगी, ठीक। पढ़ना कैसे वो मैं सारी चीज़ें अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस देखिए, घबराना नहीं है, सही तरीके से पढ़ना है। केडी त्रिपाठी तो इतनी बड़ी मोटी बुक है, लेकिन क्या सब पढ़ना नहीं, सेलेक्टिव पढ़ना है। वही पढ़ने की स्किल जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो राइट अप्रोच क्या हो साहब फार्माकोलॉजी को लेके? फार्माकोलॉजी पढ़े कैसे सर? बड़ा रट्टा मारना होता है ड्रग्स को। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिखाने वाला हूँ फार्माकोलॉजी के बारे में। चलिए, तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ेंगे साहब, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एंटी अल्सर ड्रग। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंटी एस्थमेटिक या डायबिटीज, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते कैसे कोलोजी, आप देखिए। सबसे पहले जब हम कोलोजी में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप देखिए एंटी अल्सर यानी अल्सर के अगेंस्ट, यानी अल्सर को ट्रीट करने वाली दवाएं सारी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एक अप्रोच आप हमेशा कोलोजी में याद रखिए, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सो कोलोजी इज लाइक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको एंटी अल्सर ड्रग बनाना है, आपको एंटी डायबिटिक ड्रग देना है, आपको वैक्सीन्स बनाना है, तो वैक्सीन क्यों? क्योंकि इधर पे प्रॉब्लम है। इधर पे क्या प्रॉब्लम है? अल्सर की प्रॉब्लम है। तो पहला अप्रोच आपका होना चाहिए, सीधे ड्रग रटने के बजाय अल्सर पे थोड़ा सा रिसर्च करिए, अल्सर के बारे में पढ़िए,
इंटेस्टिनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब अल्सर, इनके कॉजिंग फैक्टर्स को पता लगाइए। तो आपको साहब पता लगेगा कि अच्छा साहब, एक तो ये है कि एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है सर, और एसिड एक पहले से हो गया है साहब। तो आप देखेंगे दो फैक्टर है, एक है एग्रेसिव फैक्टर और एक है प्रोटेक्टिव फैक्टर। इन दोनों के बीच इम्बैलेंस बोला जाता है। ओवरव्यू देखा जाए तो अल्सर किसका है, क्योंकि एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है प्रोटेक्टिव फैक्टर की तुलना में। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर में आपका म्यूकस भी हो सकता है, एग्रेसिव फैक्टर्स में एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो सकता है आपका, ठीक है। प्रोटॉन पंप आपका जो है एग्रेसिव फैक्टर के तौर पर काम कर सकता है, जहां से एसिड सिक्रेशन तेज हो रहा है। तो अल्सर क्यों हो रहा है आपके, एसिड सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन इज द इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा एच पाइलोरिक इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन से एग्रेसिव फैक्टर हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर, उनको लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज जिनसे अल्सर होता है, एक है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इससे हो रहा है साहब अल्सर। दूसरा साहब एक प्रोटॉन पंप दिखेगा जो कि H+ आयन सप्लाई करता रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को बॉडी में बना के रखता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप इज डिफरेंट, इधर प्रोटॉन पंप आपको दिखता है इधर पे, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन। और क्या रीजन हो सकता है, और सर रीजन ये है कि जो आपके अंदर म्यूकस है ना, आप देखोगे जब पेट के स्ट्रक्चर को देखोगे ऐसे, तो यहां पर म्यूकस लाइनिंग होती है, जो एसिड होता है ना ये थोड़ा सा कम असर कर पाता है। तो जितनी बढ़िया ज़्यादा म्यूकस लाइनिंग होगी, जितना बढ़िया म्यूकस बनेगा, तो आप देखेंगे यानी म्यूकस का कम हो जाना। बहुत रीजन है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे रीजन है, लॉट ऑफ रीजन्स, बट इसमें कुछ मुख्य रीजन यही आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने रीजन पे थोड़ा मोटी मोटा हमको आइडिया लग गया। अभी जब आइडिया लग गया कि फिर उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे साहब, एच पाइलोरी अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रहा है तो बैक्टीरियल इंफेक्शन में एंटीबायोटिक्स, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, ठीक। प्रोटॉन पंप क्या कर रहा है कि H+ आयंस को पंप कर रहा है। अब ये एसिडिटी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रख रहा है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन ये लास्ट उपाय होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन को आप ब्लॉक करोगे, क्योंकि खाना पचने के लिए भी तो आपका एसिड पेट में होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी तो खाना पचेगा, चक्की तो है नहीं पेट में। इसका मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक करना समझदारी भरा फैसला नहीं है। प्रोटॉन्स को एसिडिक इन्वायरमेंट होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी हो कि दिक्कत कर दे। तो इसको ब्लॉक करना ऑप्शन तो है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे तो आपको क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, HCl बनेगा नहीं, खाना आपका पचना गड़बड़ होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा आपको। तो इसको लास्ट तौर पे ऑप्शन पे रखिए। ऐसे ड्रग्स को दीजिए जो म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आपका टास्क क्या, अप्रोच क्या होगा, म्यूकस को बढ़ाना। समझ गए आप? कुछ एग्जांपल अब देखिए, पढ़ कैसे रहे, कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। एंटी अल्सर ड्रग्स, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर सोल्यूशन ढूंढिए। वेरी सिंपल मंत्र फॉर द फार्माकोलॉजी। लेकिन शायद ही बहुत कम मेंटर्स होंगे जो इस तरीके से आपको अप्रोच करना सिखाएंगे। आपके कोलॉजी पढ़ने का परसेप्शन चेंज कर दूंगा आज मैं, बिल्कुल एकदम, कि कोलॉजी पढ़ते कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि अग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा काम करा प्रोटेक्टिव फैक्टर की तुलना में, यानी देयर इज अ इम्बैलेंस। तो अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा अग्रेसिव फैक्टर, कौन सा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो ये कुछ मेन रीजन, यही रीजन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन, लेकिन ये कुछ मेन रीजन है साहब, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया। सर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, तो अब देखो तरीका क्या हो, जो हम लोग क्लासिफिकेशन रट्टा मारते हैं ना, फलाना ड्रग फलाना कटेगी, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अभी क्लासिफिकेशन में आप देखोगे एच पाइलोरी क्या है, बैक्टीरिया है। तो एच पाइलोरी जब बैक्टीरिया है तो उसको अप्रोच क्या होगा सही तरीके से बीमारी को ट्रीट करने का? सही अप्रोच है आप एंटीबायोटिक्स यूज करिए। तो आप देखेंगे एच पाइलोरी ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स मोस्टली होती हैं, राइट। आपको ये पता लगा कि प्रोटॉन पंप जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। प्रोटॉन पंप अगर गड़बड़ कर रहा है, इट मीन्स कि H+ आयंस अगर वो सिक्रेट आउट कर रहा है, तो आपको प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोटॉन पंप को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा क्या, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा आपका क्या है, म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका वो अल्सर को कम किया जा सके। तो इन सब पे आपका ये अप्रोच दिखा।
इसी से आप देखोगे क्लासिफिकेशन आता है अप्रोच से। कैसे? आपको एंटीबायोटिक्स, एच पाइलोरी ड्रग्स ऐसे करके आएगा क्लासिफिकेशन में, आप देखोगे। फिर एक कैटेगरी आएगी आपकी प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स, रैबेप्राजोल, ओमेप्राजोल आप देखते होगे, एंट्री कोटेड कैप्सूल्स वगैरह आप देखते होगे, ठीक है। म्यूकस के बारे में आप देखोगे, सिक्रीटोगॉक्स कैटेगरी, सुक्रलफेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा इधर पे। वो सब कहाँ से आया? इसी अप्रोच से। यू नीड टू आइडेंटिफाई द अप्रोच, ठीक है। चलिए, तो अभी रट्टा मारना है क्या? एच पाइलोरी ड्रग्स हो गया, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक क्या है कि एसिड पेट में सिक्रीट हो चुका है, एक एसिड अभी आने वाला, उसको रोकना है हमें। दो बातें हैं। तो अगर भाई साहब एसिड सिक्रीट हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड। देखो, रट्टा नहीं मारना एकदम। एसिड अगर सिक्रीट हो गया है तो आप उसको तो रोक नहीं लेंगे, अब तो वो सिक्रीट हो गया है, अभी उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देना पड़ेगा। सो एंटा एसिड, देज आर बेसिक इन नेचर। एंटा एसिड दीजिए, आपकी वो एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको पेट में दर्द मरोड़ आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब जो एसिड अभी सिक्रीट नहीं हुआ है उसको कैसे रोकेंगे? उसको रोकेंगे प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स को देके, ठीक है। ये सारी चीजें, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि घाव करने का काम कर रहा है उसको रोकेंगे, और साथ साथ ऐसी दवाएं चलाएंगे आप देखेंगे जो सिक्रीटोगॉक की तरह होंगे, जो सिक्रीशंस को बढ़ाएं, जो म्यूकस सिक्रीशंस को बढ़ाएं, जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स के तौर पर काम करें, उसको बोलते हैं सुक्रलफेट। यही कैटेगरी आप देखते हो, दीज आर द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो आपको एंटी अल्सर ड्रग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपने सबसे पहले क्या किया? एंटी अल्सर ड्रग। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधे रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये न्यूमोनिक्स, वो न्यूमोनिक्स, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। न्यूमोनिक्स जब एग्जाम में इतना दबाव होता है ना, सारी और न्यूमोनिक्स की ना हवा निकल जाती है बिल्कुल। कॉन्सेप्ट इज द किंग। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज कोलॉजी का परसेप्शन पढ़ने का चेंज किया है मैंने, इसी तरीके से पढ़िए हर चीज़ को। तो एंटी अल्सर ड्रग के बारे में प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, कॉजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, जिस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको उसी तरीके से अप्रोच करना है। एच पाइलोरिस हो रही है तो एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को ठीक करना है, प्रोटॉन पंप गड़बड़ कर रहा है उसको दुरुस्त करना है, म्यूकस अगर कम हो रहा है म्यूकस को बढ़ाना है, और इसी अप्रोच को ही बोलते हैं बाद में क्लासिफिकेशन। तो आप देखोगे एच पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है, सुक्रलफेट आपको देखने को मिलेगा, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स आपको देखने को मिलेगा, एंटा एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एसिड सिक्रेट हो गया तो एंटा एसिड यूज कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एसिड नहीं सिक्रेट हुआ तो उधर पे हम लोग सिक्रेटोगॉक वगैरह देते हैं या फिर प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स देते हैं। सुबह सुबह कोई भी ड्रग्स आप देख लो, रैबेप्राजोल या ओमेप्राजोल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर। तो आजकल एक ट्रेंड भी डॉक्टर्स की तरफ से चला हुआ है, हालांकि जरूरी है सुबह सुबह खाली पेट दवा खानी है आपको। ये ठीक पत्ता देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर पे, ये देखिए, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी का कैप्सूल है रेजोडी, ये देखिए, ये ऐसे आ रही है, इसमें पेलेट्स भरे हुए हैं, ठीक है। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल्स के अंदर भरे हुए हैं, ये माइक्रो इनकैप्सुलेटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक, एंट्री कोटेड। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाता हूँ। डायबिटीज़, साहब डायबिटीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा कॉमन है, खूब रट्टा मारते रहते हो आप। तो डायबिटीज़ क्या है? एक बीमारी है जिसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। तो साहब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम है, यही अप्रोच रखनी है। इसका सॉल्यूशन क्या है साहब? एंटी डायबिटिक ड्रग। किस फॉर्म में साहब? दो फॉर्म में, या तो ओरल या फिर इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल में आप इंसुलिन जैसी फॉर्मुलेशन देखते हैं, ओरल में आप टैबलेट्स वगैरह देखते हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि डायबिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ो आप। तो डायबिटीज दो तरीके के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट, इसका मतलब ऐसा पेशेंट जो इंसुलिन पर निर्भर है। इंसुलिन पे कौन निर्भर करेगा? जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, तभी तो, यानी कि यहां पर इंसुलिन बन ही नहीं रही है, वो गड़बड़ है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपके जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, या बहुत कम बॉडी सेल्स में किसी डिफेक्ट के कारण की वजह से हो सकता है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती, इनको नॉर्मली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स वगैरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब साहब क्या हुआ कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं, इसका मतलब साहब इनमें इंसुलिन बन रहा है,
तो फिर काहे के लिए कर रहे हैं? बना हुआ है लेकिन यूज में नहीं है। इसका मतलब जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बीमारी है, टाइप 2 बीमारी, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट यही हो रही है, बड़े बुजुर्गों में यही हो रही है, बच्चों में टाइप 1 आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब साहब यहाँ इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन को बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है, तो आपको बॉडी से काम करवाना है इंसुलिन को बनवा के, राइट। इधर पे तो इधर इंसुलिन चाहिए, तो इधर देखोगे आप, इंसुलिन चाहिए ही चाहिए पेशेंट को हर हाल में। तो बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन लगती है टाइप 1 के केस में। प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया, अभी ऐसे पेशेंट जिनमें इंसुलिन नहीं बन रही, सही करना पड़ेगा, तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा एक्सोजेनस। नॉन इंसुलिन डिपार्टमेंट में ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बॉडी से बढ़ाएं, जो रेजिस्टेंस को कम करें, ठीक है। तो ये आप देखते होंगे SGLT2 इनिबिटर्स आप देखते होंगे, DPP4 इनिबिटर्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारे कैटेगरीज आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैं जो नोवो नॉर्डिस्क की कंपनी में डील कर रहा था वो विक्टोजा प्रोडक्ट था, ठीक है। विक्टोजा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, GLP-1 एनालॉग था। तो इधर पे आप देखेंगे तो टाइप 1 को ट्रीट करने का तरीका क्या है, ऐसे पेशेंट में इंसुलिन लगेगा ही लगेगा, इसलिए आपको इंसुलिन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि वो आजकल पेन्स आ रही हैं, कैसे लगाना है उसको, कैसे डोज टाइट्रेट करना है, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन लगा देंगे तो उधर पे क्या हो जाएगा कि शुगर लेवल आपका जो है डाउन हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको भाई साहब ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, रैंडम कितना होना चाहिए, पोस्ट प्रैंडियल बोले तो खाने के बाद कितना होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। उसके लिए जो सबसे बढ़िया साइट है वो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, इसको बेस्ट साइट है, पढ़िए। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है साइट है, पढ़िए। WHO की साइट है, पढ़िए। ज्ञान उच्च स्तर का लीजिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, HbA1c पैरामीटर के बारे में पढ़िए, एसाइलेटेड हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़िए, कैसे डायबिटीज़ को पता लगाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो ऐसे अब देखोगे कैटेगरी में आप DPP4 इनिबिटर्स, SGLT2 इनिबिटर्स, ठीक है, ये सारी ग्लिमेपेराइड वगैरह आप देखते होंगे यूज। तो ये सब क्या कर रही हैं, ये रेजिस्टेंस को कम करने का काम कर रही है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाने का काम कर रही हैं। इंसुलिन डायरेक्टली दे रहे हो तो देखो इस तरीके से ट्रीट करेंगे डायबिटीज़ को। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा, पढ़ना कैसे, इसी अप्रोच में पढ़ना है। देखो कितने आसानी से हमने 5 मिनट में एंटी अल्सर ड्रग पढ़ लिया और 5 मिनट से कम में डायबिटीज़ पढ़ लिया। सही अगर अप्रोच हो ना तो समय बहुत कम लगता है। सही मेंटर से आप जुड़ोगे तो सीखोगे आप। क्वालिफाइड मेंटर से जुड़िए। अगेन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपका दृढ़ाचार, आपका मेंटर कौन है जिस पे आपको भरोसा है, उससे जुड़िए, भरोसा करिए। डेफिनेटली वो आपका जो आपके सपने हैं वो जो भी आप एस्पायर करें अपने सपने, ऑलवेज योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, ठीक है। सही मेंटर चूज़ करिए, एक्सपीरियंस मेंटर। बाकी मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास जो है संकल्प बैच वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म को देखिए, 14,000 के आसपास लोग हैं। आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ये फैमिली बढ़ेगी। आपके सपोर्ट से ही तो 14,000 लोग हैं, तो 14,000 लोगों को भरोसा। इधर नंबर पे मत जाइए, नंबर तो कोई पैसे देकर सब्सक्रिप्शन भी करवा सकता है, आजकल तो देख ही रहो सबको फ्रॉड आ रहा है, ठीक है। तो नंबर्स पे मत जाइए, इम्पैक्ट पे जाइए। ये जो वीडियो है, एक वीडियो ने कितना इम्पैक्ट डाला, कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया होगा, आप सोचिए। जो लिस्ट फाइनल SIC का आएगी ना, उसमें कितने लोग इस वीडियो को देख के होंगे, और जितने लोग वीडियो को देख के सेलेक्ट होंगे, प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन करूँगा। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट योर मेंटर, ठीक है। चलिए करते हैं सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप इसको अच्छे से यूज़ करिए। देखिए इस चैनल को कैसे, फार्मासिस्ट का ये स्मार्ट सिलेबस भी मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं, वो मैंने आपको अपडेटेड सारी चीज़ें देख दी। फिर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना तो उधर फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट है, उधर पे आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। तो फार्मासिस्ट वाली प्लेलिस्ट आप खोल लो इधर से, ठीक है। इसमें आप प्लेलिस्ट में देखो फार्मासिस्ट की प्लेलिस्ट कहाँ है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करो अच्छे से, ठीक है। बहुत कुछ है इस पे है पढ़ने के लिए। 1 शॉट वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए। वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, 1 शॉट वीडियोज़ आप देखेंगे, ठीक है। एम्स का रिजल्ट आया है, 5 लोग यहाँ से सेलेक्ट हो गए हैं काफ़ी, ठीक है। एप्टीट्यूड कैसे डील करना था, 6,000 लोगों ने देखा हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन था। स्मार्ट सिलेबस आई हैव शेयर्ड विथ यू, ये वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री देखिए, पूरा मैंने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है ये सारी चीज़ें। आपको पॉलिटी वगैरह, 1 शॉट वीडियोज़ वगैरह, यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। कैसे आपको ज्वाइन करना है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन हमारा है, ये याद रखिए। फार्मा पाथफाइंडर्स ये वाला लोगो है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ग्रोइंग है, नकल कर रहे हैं लोग। तो इधर पे ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। इनोवेटर्स अड्डा का चैनल, ये सब
इस तरीके से जब आप आओगे तो देखोगे हमारे पास उत्तराखंड DI का 1699 पे 1699 पे गुजरात का भी अवेलेबल है, ठीक है, बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल है सब कुछ। आप देखेंगे यहाँ पर एम्स का डेडिकेटेड बैच है, UPSC DI की एक्सपेक्टेड वैकेंसी आने वाली है, सारथी बैच जो है काफ़ी है, और आपका सबसे बेस्ट कोर्स इधर पे है संकल्प बैच फार्मासिस्ट के लिए, आप देखिए, ठीक है, ये सब। तो दिस कोर्स इज मेनली डिजाइंड एज पर द पर्पज ऑफ ESIC, बट आप इसको सफदरजंग किसी भी हॉस्पिटल के उसमें यूज़ कर सकते हो। इसको बड़ा स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, केवल 999 में, ठीक है, केवल 999 में। चलिए, ये सब आपको, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना इधर पे, ये जो कंटेंट दिख रहा है, आजकल क्या है, एक नंबर वीडियोस का चल रहा है कि ढेर सारे टेस्ट डाल दो, ढेर सारे वीडियोस डाल दो, तो बच्चों को लगेगा कि नहीं ये बहुत डिटेल में कवरेज है, बट ट्रस्ट मी 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस का गेम खेला जा रहा है। आपको तो ये लगे इधर 600, इसका मतलब डिटेल नहीं कवर, उधर 1500-1200, इट मीन्स की थोड़ा अच्छा होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। डू नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। इधर पे वीडियोस लंबी है, अब देखो मेरे पढ़ाने का तरीका 1-2 घंटे पढ़ाया, आपका मेंटर एक्सपीरियंस है, बहुत प्रिसाइज पढ़ाता हूँ। अभी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल 1000, 2000, 3000 वीडियोस आप देख पाओगे इतने कम समय में? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, इधर पे सब कुछ वीडियोस, डेमो नोट्स वगैरह सब कुछ देखो, सब कुछ मैंने दिया हुआ, डेमो टेस्ट सीरीज, गाइडेंस वीडियोस कौन कौन सी हैं, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस वीडियोस मैंने आपको दी है, फार्मासिस्ट का सिलेबस आपको दिया है, सब कुछ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग, वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको दिया है, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट वाइज देखिए, जनरल अवेयरनेस का वीडियो वगैरह, GS वगैरह, रैपिड रिवीजन नोट्स आपको मिल रही हैं, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल रही हैं आपको। तो अगर आप इस कोर्स को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से वैलिडिटी मिलेगी, उस दिन से सारा कंटेंट एक्सेस होने लगेगा। ये कहना कि सर मैं तो थोड़ा लेट हो गया, मेरा लॉस हो गया, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ इधर कंप्लीट पैकेज, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सब कुछ मिलने वाला, आपको टेंशन नहीं लेना, इधर सब कुछ मिलने वाला, भरा हुआ है फीचर। देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको दिए हैं मैंने, रैपिड रिवीजन, मास्टर वीडियोस लास्ट मोमेंट के लिए दिए हैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स की सॉफ्ट कॉपी दी है, फ्लैश कार्ड दिया है, MCQs बेस्ड वीडियोस, भर भर के फीचर लोडेड कोर्स है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट के कुछ आंसर की भी मैंने जारी की है, मेक यूज ऑफ दैट, इट इज़ जस्ट एट 999। तो ये जो फाइनल कंटेंट दिख रहा है, ये फाइनल नहीं है, अभी ये लाइव बैच है, ठीक है। ये नवंबर के लास्ट तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में एक्सपेक्टेड है। सो वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, सब कुछ का डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग आई मेंशनिंग, आप वहाँ से भर सकते हैं, वहाँ से आप इसको फायदा ले सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया, कैसे पढ़ना है वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आज आपके मैंने एक अप्रोच को चेंज करने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों से। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।